Hello learners, welcome to the channel Genius Grid. Here I am going to teach you an important topic, that is acid and bases. It belongs to the class 7th. I have already covered half of the chapter, Which is basic concepts of acid and bases, and first you will watch that video, only then you will be able to understand this part of the video. This is the second part of the video, acid and bases. In that video I have covered acid, bases and which are natural indicators. और indicators तो आपको पता ही है, indicators वो चीज़ होते हैं that indicates whether the solution is acidic or basic in nature. So before that, please do subscribe to my channel Concepts Clear Easily, share it with your friends and please press the bell icon so that you get the notification of my upcoming videos. So let's start this chapter, acid and bases part 2. Here I will start with the one more natural indicator, that is China rose indicator. China rose, as you know, is a flower and we botanical name of this China rose is Hibiscus rosa sinensis. और अगर मैं इसको हिंदी में बताऊं, इसका नाम है दैट इज़ गुड़हल. गुड़हल के आपने फूल देखे होंगे और इसको हम लोकल लैंग्वेज में पूंछ वाले फूल भी कहते हैं. और अगर आपको स्कूल में कभी भी कोई फ्लावर पढ़ाते हैं तो इसकी बेसिक चीज़ यही होती है, चाइना रोज़ पढ़ाते हैं, उसकी एक लंबी सी येलो कलर की पूंछ सी लटक रही होती है, दैट इज़ चाइना रोज़. और ये भी बाद में पता चला है कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर गिफ्टेड बाय द गॉड. तो ये गॉड की तरफ से दिया हुआ एक नेचुरल इंडिकेटर है जो चेक करके बताता है कि सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर. China rose, scientifically known as Hibiscus rosa sinensis, is a beautiful tropical flower that is widely cultivated for its vibrant blossoms. तो चाइना रोज़ बहुत जगह मिलता है और ये बहुत अच्छे से ब्लूम करता है, तो बहुत लोग इसको घर में यूज़ करते हैं और ज़्यादातर लोग पूजा में भगवान को इसको अर्पित करते हैं और कई लोग इसको एज हेयर रेमेडी भी यूज़ करते हैं. तो ये आजकल बहुत कॉमन फ्लावर है. There is an interesting technique used to determine the acidity and alkalinity, that is basicity of a solution, called the China rose indicator. तो मैंने पहले ही बताया आपको, it is used for the checking of a particular solution is acidic or particular solution is a basic. This indicator is prepared by extracting the pigment from the petals of China rose flowers. क्या होता है, इसको हम फ्लावर को ग्राइंड कर लेते हैं जिससे उसकी जो पिगमेंट है चाइना रोज़ फ्लावर की वो बाहर आ जाती है और उसको हम वाटर में या किसी सॉल्यूशन में मिक्स कर लेते हैं, तो ये एक चाइना रोज़ का इंडिकेटर सॉल्यूशन बन जाता है. और इसका क्या रोल होता है पहले ही बताया, जब हम इस सॉल्यूशन में किसी चीज़ को जिसको हम टेस्ट करना चाह रहे हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक, इसमें ऐड करते हैं, तो जो चाइना रोज़ का कलर है, चाइना रोज़ की सॉल्यूशन का कलर है, वो जैसे चेंज होता है तो वो इंडिकेट करता है कि ये वाला सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है. व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर ऑन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन. अब ये क्या बताया है कि हाँ इसमें क्या सॉल्यूशन में, एसिडिक सॉल्यूशन में चाइना रोज़ का क्या कलर बनता है सॉल्यूशन का और बेसिक सॉल्यूशन में चाइना रोज़ का क्या कलर बनता है. चाइना रोज़ इंडिकेटर टर्न एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क मैजेंटा एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन. तो एसिडिक सॉल्यूशन को तो चाइना रोज़ क्या कर देता है, बिल्कुल डार्क पिंक, और बेसिक सॉल्यूशन को ये ग्रीन कलर का चेंज कर देता है. ये देखिए क्या है, चाइना रोज़ जैसे बेसिक शुरू में होता है ये बिल्कुल ये पिंक कलर का होता है, बट जब भी हम इसमें कोई सॉल्यूशन डालते हैं दैट इज एसिडिक इन नेचर, तो इसका डार्क पिंक कलर बन जाता है, दैट इज मैजेंटा कलर. और अगर हम इसके अंदर कोई भी सॉल्यूशन जिसमें बेस है, मतलब सोप है, ये सोपी नेचर का है, उसके अंदर वो सॉल्यूशन चाइना रोज़ के सॉल्यूशन को ग्रीन कलर देता है.
तो यही चाइना रोज का एज इंडिकेटर काम करना होता है। चाइना रोज का यही एक चीज़ हुई कि ये जो एसिडिक सॉल्यूशन है इसको मेजेंटा कलर में कन्वर्ट कर रहा है और बेसिक सॉल्यूशन को ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर रहा है। तो इस ढंग से चाइना रोज एज स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर काम करता है। अब आपके बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है, एक बॉक्स में दिया हुआ है छोटा सा, कई बार हमारी नज़र से रह जाता है, बट ये बहुत जनरली एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है जो आपके हायर ग्रेड्स में भी पूछी जाती है, दैट इज़ एसिड रेन। तो एसिड रेन होती क्या है, मतलब इसमें एसिड गिरता है आसमान से, क्या होता है? तो हाँ, एसिड रेन है नेचुरली, हाँ इसमें से एसिड तो आएगा, बट ऐसा नहीं होता कि हाँ भाई कोई टंकी ऊपर एसिड की रखी थी और वो हमने खोल दी और वो नीचे गिरने लगी। As the name indicates, the rain containing excess of acids is called an acid rain. जो रेन मतलब उसमें वाटर तो होता ही है, नेचुरल रेन का मतलब ही वाटर है, बट जो वाटर कंटेंट में आपकी एसिड्स की जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो ज़्यादा हो, दैट इज कॉल्ड एज एसिड रेन। द रेन बिकम एसिडिक बिकॉज द कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये क्या हैं? ये ऐसी गैसेस हैं जो फैक्ट्री से, ऑटोमोबाइल से ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं एज पोल्यूटेंट। तो जब ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं और वाटर जो एटमॉस्फेयर में जब रेन आती है तो वो क्लाउड्स में प्रेजेंट होता है, तो उससे रिएक्ट करके ये क्या बना देती हैं? कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड द नाइट्रिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड। तो जब ये एसिड्स बना देते हैं तो वो वाली जो रेन मतलब आ रही है, वाटर आ रहा है मतलब रेन में, उसके अंदर ये एसिड की मात्रा कहोगे या उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं अगर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं इन एसिड्स के उस वाटर में, तो उसको हम एसिड रेन कहते हैं। देखिए एक तो वाटर मतलब रेन आ रही है जिसके अंदर आप ये मान के चलिए 10% वाटर है, मतलब 10 का 10 मतलब 1 to 10 स्केल में 10 to 10 वाटर है। बट एक रेन आ रही है जिसके अंदर 8 to वाटर है, 8 मतलब परसेंटेज वाटर की हो गई, बट 2 उसके अंदर जो पार्ट है दैट इज ऑफ एसिड, एंड दैट रेन इज कॉल्ड एज एसिड रेन। अब क्योंकि इसके अंदर एसिड है और यू ऑल नो दैट एसिड इज डैमेजिंग और वेरी corrosive in nature, तो एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो नेचुरल सी चीज़ है जो ये एसिड है, क्योंकि ये मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, तो इसने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं लाइक ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, कई जैसे ये मॉन्यूमेंट्स हैं, इनकी बिल्डिंग्स को हार्म पहुंचाया है, इनका कलर तक चेंज कर दिया है। तो जो चीज़ पत्थरों को भी इतना डैमेज कर रही है या हार्म पहुंचा रही है, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये प्लांट्स और एनिमल्स पे क्या इफ़ेक्ट करती होगी। ये देखिए ये एसिड रेन का एक मैंने साइकिल सा दिखाया हुआ है, इसके अंदर क्या है, ये फैक्ट्रीज वगैरह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है और ये एटमॉस्फेयर में, एयर में पहुंच रहा है, वहाँ जाके ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर मतलब जो क्लाउड में प्रेजेंट थे उससे रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है? आपका कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। और जब रेन आ रही है, ये रेन के साथ फिर आपकी लैंड पे वापस आ रहा है और डैमेज कर रहा है। यहाँ पे प्लांट्स और मतलब ये प्लांट्स दिखाए हुए जो सारे के सारे जल गए हैं एसिड से। तो ये सारी एसिड रेन है और एसिड रेन हमेशा ही एक हार्म क्रिएट करती है मतलब नेचर के लिए। अभी तक हमने आपको क्या बताया? मैंने आपको बता दिया चाइना रोज इंडिकेटर और एसिड रेन, और मैंने अभी तक आपको क्या क्लियर किए थे? मैंने अभी तक आपको क्लियर किए हैं नेचुरल इंडिकेटर। अब मैं आपको क्या बताऊंगी? अब मैं आपको बताऊंगी एक फिनोल्फिथिलीन। आपका देखिए ये फिनोल्फिथिलीन एक टेस्ट होता है जो आपको बताता है कि आपका ये वाला सॉल्यूशन एसिडिक है या
बेसिक है। और फिनोल्फिथिलीन है ये नेचुरल नहीं होता, बना हुआ एक सॉल्यूशन होता है एंड इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर चेकिंग द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। उसने क्या कहा है, उसने एक टेस्ट किया है, फिल 1/4 ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक ट्यूब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड से 1/4 भर लीजिए और आप क्या करिए उसमें फिनोल्फिथिलीन ऐड कर लीजिए। ऐड 2 to 3 drops of indicator to the acids, नाउ शेक द ट्यूब जेंटली। तो क्या कहा उसने, आपको समझ आया होगा। एक ट्यूब में आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड भर लीजिए और उसके अंदर आप क्या कीजिए, उसके अंदर आप 2-3 ड्रॉप्स ऑफ ये फिनोल्फिथिलीन सॉल्यूशन जो एक इंडिकेटर का काम कर रहा है उसमें आप एसिड वाली ट्यूब में ऐड कर दीजिए और इस सॉल्यूशन को आप शेक करिए। Add to the acidic solution a drop of sodium hydroxide solution by dropper। अब जो ये सॉल्यूशन था, अब जो भी ये मतलब आपने शेक करके रखा हुआ था, अब आप इसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज बेस, ड्रॉप बाय ड्रॉप आप सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें ऐड करना स्टार्ट कीजिए और इसको कॉन्टिन्यूसली आप स्टर करते रहिए, मतलब शेक करते रहिए। Continue adding sodium hydroxide solution drop by drop while stirring till the pink color just appear। तो इसका क्या मतलब है, आपको थोड़ा समझ आया, मैं आपको बताती हूँ क्या है। जो ये फिनोल्फिथिलीन था ये एक्चुअली क्या था, ये लाइट पिंकिश कलर का होता है ओरिजिनली। जब ये एसिडिक सॉल्यूशन में डाला आपने फिनोल्फिथिलीन को ये चेक करने के लिए कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, जब ये एसिड सॉल्यूशन में गया तो इसका कलर डिसअपियर हो जाता है और ये कलरलेस बन जाता है। ठीक है, अब वो हो गया। अब हमारा जब कलरलेस सॉल्यूशन आ गया, अब हमने उसके अंदर क्या ऐड किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस को हमने 1/1 ड्रॉप ऐड करना शुरू किया। तो तब तक हमने ऐड किया जब तक कि वो पिंक कलरलेस सॉल्यूशन जो एसिड का था वो अब पिंक कलर का बन गया। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो एसिडिक सॉल्यूशन था उसके अंदर फिनोल्फिथिलीन हमारा क्या दे रहा था, कलरलेस कलर दे रहा था, मतलब वो कलरलेस टर्न हमारा पिंक कलर दे रहा था। तो आप क्या करते हैं, जैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, जब तक तो एसिड और बेस की आप इस ढंग से कहिए रेशियो बराबर होती है, मतलब क्वांटिटी बराबर होती है, तब तक वो सॉल्यूशन रहता है कलरलेस। बट जैसे ही एक ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड की, मतलब एक ड्रॉप आपकी बेस की ज़्यादा हो जाती है, तो जैसे कि मैंने पहले बताया है कि बेस के साथ सोडियम फिनोल्फिथिलीन पिंक कलर देता है, तो उसने पिंक कलर दे दिया, मतलब वो सॉल्यूशन बेसिक टर्न होना स्टार्ट हुआ। क्योंकि अगर 1:1 रेशियो थी एसिड और बेस की तो कलरलेस था, अब 1 ड्रॉप बेस की ज़्यादा हो गई तो मतलब वो सॉल्यूशन बेसिक टर्न होना शुरू हुआ। दैट्स वाई फिनोल्फिथिलीन ने पिंक कलर देना स्टार्ट किया। अब उसको चेक करने के लिए आपने क्या किया, जो 1 ड्रॉप ज़्यादा हुई थी बेस की उसके अंदर आपने 1 ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डाल दी। तो 1 ड्रॉप कैंसल बाय 1 ड्रॉप ऑफ बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे कैंसिल हो गया, 1 ड्रॉप ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, दोनों इक्वल हो गए ना, तो सॉल्यूशन दोबारा से कलरलेस हो गया। अब फिर ये एक और गेम खेल रहा है कि हाँ जी फिर एक हाइड्रोक्साइड की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की इसने ड्रॉप डाल दी, फिर उसका कलर पिंक हो गया। तो ये दिखा रहा है इसका बेसिक मतलब पर्पस क्या है कि जो फिनोल्फिथिलीन है वो बेसिक सॉल्यूशन के साथ आपको पिंक कलर दे रहा है। यही वाली चीज़ ये टेस्ट दिखाना चाह रहा है और फिनोल्फिथिलीन इसी ढंग से काम करके आपको इंडिकेट करता है कि ये सॉल्यूशन बेसिक नेचर का है या एसिडिक नेचर का है। इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक फिनोल्फिथिलीन गिव्स अ पिंक कलर। ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया। अगर कोई सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर है
तो फिनोल्फिथिलीन उसको में जब आप ऐड करेंगे तो वो सॉल्यूशन पिंक कलर का हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक इट रिमेन्स कलरलेस, बट अगर सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है तो फिनोल्फिथिलीन कलरलेस टाइप का रहेगा। तो ये आपको एक टाइट्रेशन दिखा रहा है। अभी आपको टाइट्रेशन समझ नहीं आएगी क्योंकि ये थोड़ी हायर क्लासेस में जाता है। इसका क्या मेन मतलब पर्पस होता है या ये क्या प्रोसीजर होता है कि जैसे ये आपका कोई भी सॉल्यूशन है, आप इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप फिनोल्फिथिलीन ऐड करते रहते हैं। जब तक फिनोल्फिथिलीन ऐड करते हैं, अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो वो कलरलेस रहता है। जब आप उसके अंदर बेस NaOH ऐड करने लगते हैं तो वो सॉल्यूशन पिंक में टर्न हो जाता है। तो इस सॉल्यूशन का बेसिक पर्पस यही था। और इसके साथ हमारा इंडिकेटर्स, यहाँ पे मैंने आपको 4 टाइप के इंडिकेटर्स करा दिए हैं, जिसमें से एक जो है आपका सिंथेटिक है और ये है फिनोल्फिथिलीन। तो हमारे इस ढंग से इंडिकेटर्स यहाँ पे ख़त्म हो। ये देखिए फिनोल्फिथिलीन, इसने पिंक कलर किसके साथ दिया हुआ है, बेसिक सॉल्यूशन के साथ। तो ये सारा का सारा फिनोल्फिथिलीन का टेस्ट था। अब आपके इसमें चैप्टर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है, दैट इज़ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जनरली ये एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। और ये टॉपिक क्या है इसको आप आराम से समझिएगा। न्यूट्रल आपको पहले ही मैंने समझाया है थोड़ा, मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, कि जो सॉल्यूशन ना तो एसिडिक होता ना बेसिक होता, मतलब ना आप उसको एसिडिक कह सकते ना आप उसको बेसिक कह सकते, और उसका pH जनरली 7 होता है, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन। And here we will study what is the process of neutralization. When an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solution neutralize the effect of each other. तो जब एक acidic solution एक basic solution के साथ mix होता है equal quantity में, तो जो solution बनता है that is neutral solution। मतलब acid सॉल्यूशन का इफेक्ट बेसिक सॉल्यूशन मार देता है या वाइस वर्सा बेसिक सॉल्यूशन का इफेक्ट एसिडिक सॉल्यूशन मार देता है। तो रिजल्ट इज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। इसको हम इस ढंग से भी मान के चल सकते हैं, जब आप एक कोई ग्रीन कलर मिक्स करते हैं ब्लू कलर के साथ, ग्रीन कलर इज मिक्सड विद ब्लू कलर, तो क्या येलो कलर बनता है। तो उसका क्या मतलब हुआ, ग्रीन की जो प्रॉपर्टी थी वो भी ख़त्म हो गई और ब्लू की प्रॉपर्टी थी वो भी ख़त्म हो गई और एक नया कलर बन के आया, दैट इज़ येलो कलर। इन द सेम वे जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और इक्वल क्वांटिटी में रिएक्ट कर रहे हैं, रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज़ न्यूट्रल सॉल्यूशन। और येलो कलर, जैसे मैंने बताया ना, येलो कलर ग्रीन और ब्लू मिलके बना रहे हैं येलो कलर, इन द सेम वे एसिड और बेस मिलके बना रहे हैं एक न्यूट्रल सॉल्यूशन। जब वो इक्वल अमाउंट में ऐड हो रहे हैं, इनकी दोनों की नेचर एसिड बेस को मार रहा है और बेस एसिड को मार रहा है, तो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन मिल रहा है। और वो सॉल्यूशन क्योंकि वो न्यूट्रल है, ना तो एसिडिक होता और ना ही बेसिक होता। अब आप क्या देखेंगे, जिस ट्यूब में आपने ये प्रोसेस किया है, जब आपने किया कुछ भी नहीं है, ना उसको हीट किया है ना उसको कोई ऐसी चीज़ पे रखा है भाई जो गर्म करने की चीज़ है गैस पे या किसी पे, तब भी थोड़ा सा वो ट्यूब आप बाहर से टच करेंगे तो वो ट्यूब आपको गर्म मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो ये रिएक्शन हुआ है जिसमें एक एसिड और बेस आपस में रिएक्ट हुए हैं, उसके अंदर एक प्रोसेस होती है जो शायद अभी तक आपने नहीं पढ़ा। इस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? वो रिएक्शन, एक्सो मीन्स बाहर, जिस रिएक्शंस के आपस में रिएक्टेंट्स के मिलने पे हीट निकल रही है, हीट बाहर निकल रही है, एग्जिट हो रही है, तो इसका नाम इसलिए होता है एक्सोथर्मिक। जब हीट निकल रही है तो टेम्परेचर डेफिनेटली इंक्रीज होता है, इसलिए आपको ये ट्यूब थोड़ी गर्म लगेगी। तो दिस रिएक्शन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व्ड, और इससे ही टेम्परेचर रिएक्शन का बढ़ जाता है। In neutralization reaction,
a new substance is formed that is salt. Salt may be acidic or basic in nature. तो जब न्यूट्रलाइजेशन हुई तो उससे एक नया सब्सटेंस बना जो क्या था, साल्ट. अभी मैं आपको आगे रिएक्शन से बताऊंगी, अभी इसमें आप थोड़ा सा बस थ्योरी पार्ट देखने की कोशिश कीजिए. एक एसिड मिल रहा है और एक बेस मिल रहा है, जो एक नई चीज़ बन रही है, दैट इज अ साल्ट. Thus neutralization can be defined as follows. The reaction between an acid and a base is known as neutralization. तो न्यूट्रलाइजेशन की सिंपल डेफिनेशन क्या है, जो एक एसिड और बेस का रिएक्शन होता है और उसको हम जस्ट क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन. और इसके अंदर इवॉल्व या किसका मतलब हम क्या बनता है, इसके अंदर क्या बनता है, इसका बेस प्रोडक्ट क्या होता है, दैट इज साल्ट एंड वाटर. और जैसे कि पहले बताया, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसके अंदर हीट इज इवॉल्विंग. तो क्या हुआ न्यूट्रलाइजेशन को, अगर आप ये फॉर्मूला टाइप में दिखाना चाहेंगे, एसिड रिएक्ट्स विद बेस एंड रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज अ साल्ट एंड विद द इवोल्यूशन ऑफ वाटर एंड हीट इज इवॉल्व्ड, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो. तो ये कंप्लीट जो रिएक्शन है that is known as neutralization reaction. Reaction of acid with base to form a salt, that is known as neutralization reaction. अब इसको अगर हम फॉर्मूले की शेप में देखें तो एसिड आपको पता ही है, अभी तक इतना तो हम जान ही चुके हैं. एसिड की जगह हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख सकते हैं क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और बेस की जगह हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला आपको पता ही है, HCl होता है. और सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप कैसे लर्न कर सकते हैं, सोडियम इज Na, कॉमन साल्ट होता है ना NaCl, तो Na सोडियम होता है वहाँ पे. और हाइड्रोक्साइड कभी भी आप देखेंगे ना, किसी भी चीज़ में हाइड्रोक्साइड है तो वो OH से डिनोट होता है. जैसे आप देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो उसमें भी OH होगा. कोई भी हाइड्रोक्साइड है दैट इज OH. तो यहाँ पे हम न्यूट्रलाइजेशन को इसमें दिखा रहे, HCl इज रिएक्टिंग विद NaOH एंड रिजल्टिंग, एज आई अर्लियर सेड, के रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज अ साल्ट. तो HCl रिएक्ट्स विद बेस या सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसके अंदर क्या हुआ, ये वाटर H2O तो निकल गया वाटर, और Na रिएक्ट करता है Cl के साथ, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, और दिस इज द कॉमन साल्ट. तो आप अगर इस रिएक्शन को आपके टीचर लैब में करके दिखाएं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहे हैं, तो आप नीचे देखेंगे एक वाइट सी चीज़ आई है, वो कुछ भी नहीं है, वो साल्ट ही है जो हम अपने ये किचन में यूज़ करते हैं. तो दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन reaction of acid with base and resulting thing is salt and water with the evolution of heat. न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ. अब ये वाली जो न्यूट्रलाइजेशन का मैंने आपको रिएक्शन बताया, ये हमारी एवरीडे लाइफ में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. आपको पता है हमें इनडाइजेशन हो जाती है, कोई लोग कहते हो एसिडिटी बन गई, खाना नहीं हजम हुआ, या हमें गैस बन रही है, वो सब कुछ इनडाइजेशन है और वो इसी प्रोसेस से रिलेटेड है. आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड. आपको पता है हमारा स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन करता है, ये डाइजेशन के चैप्टर में मैं पढ़ा चुकी हूँ. क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो आपके खाने में बैक्टीरिया वगैरह आते हैं उनको किल करने में हेल्प करता है, और एक ऐसा एटमॉस्फेयर आपके स्टमक में क्रिएट करता है जिसमें एंजाइम्स और अदर डाइजेस्टिव जूसेस काम कर सकें. बट टू मच ऑफ एसिड इन स्टमक कार इनडाइजेशन. तो कोई भी चीज़ की एक्सेस इज एवरीथिंग, इन एक्सेस इज ऑलवेज बैड. तो अगर ज़्यादा एसिड हो जाता है तो आपको इनडाइजेशन देता है. सम टाइम्स इनडाइजेशन इज पेनफुल. और ये इनडाइजेशन होगा अगर ज़्यादा एसिडिटी होती है, ओहो एसिडिटी हो गई, तो वो होता है ना स्टमक एक हो रहा है, ज़्यादातर हर घर में हर किसी को होता है ये. टू रिलीव indigestion we take an anti-acid thing called as milk of magnesia. वो क्या करता है, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड मतलब बेस. अब इसमें एक कैसे न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन हुआ समझ पा रहे हैं, शायद थोड़ा सा समझ पाए होंगे.
अगर आपके अंदर ज़्यादा एसिड बन गया है और आपको एसिडिटी हो रही है तो उसको किल करने के लिए, उसका इफेक्ट किल लिए आपको एक बेस लेना पड़ता है, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. एंड व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज नथिंग बट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज अ बेस. तो एसिड क्या करेगा? बेस के साथ रिएक्ट करेगा और ये एसिड का इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपको एसिडिटी से राहत मिल जाएगी. और यही है आपका कि हम कोई भी चीज़ होती है एसिडिटी के बाद हम कोई टेबलेट लेते हैं. ये देखिए, ये बेचारे को इंडाइजेशन हो गया, अपना पेट पकड़ के रो रहा है. और ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप अपने घर में, अब किसी को भी बड़े को अगर इंडाइजेशन होता है, एसिडिटी होती है, तो आप उसको कहिए क्यों परेशान हो रहे हो, आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लीजिए और यू विल गेट रिलीफ. सिमिलरली आंट बाइट. व्हाट इज आंट बाइट? आंट बाइट इज नथिंग, जब आपको एक चींटी काटती है. चींटी काटती तो है, लेकिन चींटी ऐसे भी नहीं काटती कि आपको कुछ, कई बार चींटी बहुत ज़्यादा खतरनाक ढंग से काटती है और आपके अंदर वो बहुत ज़्यादा मतलब स्किन प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है. व्हेन एन एंट बाइट इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड, दैट इज, आपको मैंने शुरू में कराया था कि आंट की बाइट में कौन सा एसिड होता है, दैट इज फॉर्मिक एसिड. तो जब आंट ने काटा तो डेफिनेटली है वो आपका अपना जो एसिड सिक्रीट कर रही थी वो आपके अंदर डाल देगी, दैट इज़ फॉर्मिक एसिड. और फॉर्मिक एसिड आपको काफ़ी ज़्यादा स्किन के रैशेस और स्किन की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है. द इफेक्ट ऑफ एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा. तो अब क्योंकि ये भी एक एसिड है तो डेफिनेटली इसका भी इफेक्ट किससे ख़त्म होगा? बाय रबिंग सम बेसिक चीज़. एंड बेसिक चीज़ हेयर विल बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलामाइन सॉल्यूशन. तो कई बार आपने देखा होगा कई लोगों के ब्यूटी प्रोडक्ट्स में होता है कैलामाइन सॉल्यूशन. क्या होता है? कैलामाइन सॉल्यूशन के अंदर एक बेस प्रेजेंट होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो ये क्या होता है? जो ये फॉर्मिक एसिड के इफेक्ट को किल कर देता है. और जो ये आपको बेचारे, इसने देखो कितनी सारी आंट बाइट हुई हुई है, ये इसके सारे रैशनेस को और जो भी इसको इचीनेस और ये हो रही है, ये सबको किल कर देता है. क्योंकि ये अगेन से क्या हुआ? एक न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट हुआ कि एसिड के इफेक्ट को किसने ख़त्म कर दिया? बेस ने. नाउ इज सॉइल ट्रीटमेंट. ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिड. अब हम सॉइल में ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स जब यूज़ करते हैं ना, जब कहते हैं कि ज़्यादा यूज़ मत करो फर्टिलाइज़र, केमिकल ज़्यादा यूज़ मत करो, क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सॉइल को आपके डैमेज कर देते हैं और एसिडिक नेचर का बना देते हैं. और जब सॉइल एसिडिक बन जाती है या बेसिक भी बन जाती है तो प्लांट्स उसमें ईजिली ग्रो नहीं कर पाते. तो क्या करते हैं, जब सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर से हमें क्या लाना पड़ेगा? बेसिक. तो हम बेसिक सॉल्यूशन क्या लाते हैं? लाइम. जो क्या कंटेन कर रहा होता है? कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो हाइड्रोक्साइड इज ऑलवेज बेस. तो हमें एसिडिटी सॉइल की मारने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन हमें ऐड करना पड़ता है, जिसके कारण जो सॉइल की एसिडिटी है उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है और प्लांट्स इजीली ग्रो कर सकते हैं. अगर सॉइल की नेचर बेसिक थी तो हमें कंपोस्ट ऐड करनी पड़ती है ताकि सॉइल का इफेक्ट एसिडिक इफेक्ट ऑफ कंपोस्ट से न्यूट्रलाइज हो जाए और सॉइल नॉर्मल हो जाए. ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड्स विच न्यूट्रलाइजेज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल. तो ये ऑर्गेनिक मैटर है, कंपोस्ट है, वो एसिड रिलीज करते हैं जो ये बेसिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करके उसको इक्वल, मतलब बिल्कुल अच्छा बना देते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए. अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? फैक्ट्री वेस्ट. द वेस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरीज कंटेन एसिड. जो फैक्ट्रीज से आपके वेस्ट निकलते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत टाइप के केमिकल्स होते हैं तो उनके अंदर ज़्यादातर एसिड्स ही प्रेजेंट होते हैं. और जब उनको डायरेक्ट, क्योंकि फैक्ट्रीज का वेस्ट जैसे बताया पॉल्यूशन काजिंग एजेंट्स में, तो वो डायरेक्टली अगर वाटर में ऐड कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि सारा जो वाटर है आपका एसिडिक इन नेचर हो जाता है और एसिडिक इन नेचर से बेचारे जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो सारे बेचारे मारे जाते हैं.
तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप फैक्ट्री वेस्ट, कोई भी फैक्ट्री वाला फैक्ट्री का वेस्ट आप पानी में ऐड कर रहे हैं, उससे पहले, क्योंकि आपको पता ही है आपके वेस्ट में एसिडिक चीज़ें हैं, तो वो बेचारे निर्जीव जीवों को मारने से अच्छा है आप एसिडिक चीज़ें जो आप अपनी मतलब रिवर्स में रिलीज़ कर रहे हो, उससे पहले आप कुछ अपना ऐसा प्लांट लगाइए या कोई ऐसी ट्रीटमेंट कराइए, वो वाली चीज़ जो आप पानी में बहा रहे हैं उसको आप उससे पहले बेसिक चीज़ से किसी से रिएक्ट करवा दीजिए, ताकि जो एसिडिक नेचर है आपकी वेस्ट की वो ख़त्म हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। और जब आप अपना ये वेस्ट मटेरियल पानी में डिस्पोज ऑफ करें तो वो बेचारे एक्वाटिक एनिमल्स एसिडिक नेचर के कारण आपके वेस्ट के, वो बेचारों की डेथ ना हो। तो एसिडिक नेचर जो एसिडिक वेस्ट है दैट शुड बी ट्रीटेड विद द बेसिक सॉल्यूशन, ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाएं और पानी में कोई भी एसिडिक चीज़ ना जाए। एंड दैट इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर एसिड एंड बेसिस। मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। अगेन मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ, अगर कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप फ्रीली मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं मतलब अपनी पूरी तरह से कोशिश करूँगी कि मैं आपकी क्वेश्चंस की इंक्वायरी की मतलब रिप्लाई कर सकूँ। बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। हो सकता है आपको एक बारी में सारे कलर्स और इंडिकेटर्स याद ना हो, आप इसको एक दो बार करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन सा इंडिकेटर अपना कलर चेंज होने पे क्या कलर दे रहा है। और यही इस चैप्टर का एक बेस है और यही ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में आता है। होप यू हैव लाइक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर, और मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया हो। और अगर आपको पसंद आया हो तो डेफिनेटली प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। और इसको आप पढ़िए, छुट्टियों में एंजॉय कीजिए। एक एक पेज भी करेंगे तो भी आप इस चैप्टर को आराम से 2 या 3 दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। और टेक केयर और मिलते हैं फिर। थैंक यू, बाय।